दोस्तों, ये है हमारा नया YouTube चैनल द ग्लोबल ट्रेड इंटेल, जिसके द्वारा हम आपके पास पहुंचाने वाले हैं बहुत सारे ऐसे स्पेसिफिक ग्लोबल ट्रेड न्यूज का इंटेलिजेंस, एनालिसिस और न्यूज बिहाइंड द न्यूज। हमारे इस द ग्लोबल ट्रेड इंटेल के पहले एपिसोड में हम जो ग्लोबल ट्रेड न्यूज की एनालिसिस करने वाले हैं वो ट्रेड न्यूज है मार्को रूबियो इंडिया विजिट। क्या है न्यूज बिहाइंड द न्यूज? दोस्तों, ये मार्को रूबियो कौन है और इसे भारत क्यों भेजा गया था? क्या इसका 4 दिन का प्लान फिक्स था? क्या मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की मार्को रूबियो को भारत भेजने के पीछे भारत से इमीडिएट या फिर फ्यूचर गेन्स की कुछ स्ट्रैटेजी थी? क्या है इसकी न्यूज बिहाइंड द न्यूज? ये ट्रेड न्यूज का एनालिसिस करने के पहले अमेरिका और ईरान का जो वर्तमान स्थिति में स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे जो वॉर चल रहा है उसके बारे में हम जरा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। नंबर वन, आज की जो वर्तमान स्थिति है सारे वर्ल्ड की और भारत के साथ अमेरिका ईरान इनकी, ये बहुत ही संघर्षमय है और बहुत ही चिंतादायक है, क्योंकि अभी अभी 3 महीना हो गए लेकिन वहां रुकने का नाम नहीं ले रहा है और सबकी रणनीतिक और प्रतिष्ठा जो है ईरान या अमेरिका की इसमें एक मुद्दा बन चुकी है। नंबर टू, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का एक वैश्विक महत्व है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 20% का वर्ल्ड का तेल व्यापार होता है और इंडिया का 80% तेल ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। तो बहुत ही इकोनॉमिकल जो है ये हैम्पर होने वाले हैं वर्ल्ड को भी और भारत के साथ अदर एशियन कंट्रीज को भी। नंबर तीन, ईरान ने दुनिया को चौंकाया। मतलब ईरान ने जो कार्रवाई की है अमेरिका के प्रति, 3 महीना से वो अमेरिका के साथ कंटिन्यूस लड़ते आया है, बिना रुके बिना झुके ईरान अमेरिका का मुकाबला करते आया है और वर्ल्ड की सबसे सुपर पावर के साथ आज 3 महीना इस तरह से वॉर को जारी रखना ये भी सादी या सिंपल बात नहीं है। नंबर चार, ट्रंप और खोमनेई की प्रतिष्ठा दांव पर। मतलब ये जो वॉर चल रहा है इसमें दोनों की अभी इस तरह से बहुत सारा नुकसान हो चुका है। अमेरिका भी का भी नुकसान हो चुका है और ईरान का भी बहुत सारा नुकसान हो चुका है। तो दोनों भी पक्ष है, दोनों भी कंट्रीज है, ये इसमें डिफीट मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी छवि, नेशनल इंटरनेशनल छवि जो है और प्रतिष्ठा जो है इसमें दांव पे लगी हुई है। इसलिए ना तो खोमनई जो है ये पीछे लेना चाहता है, हार मानना चाहता है, ना तो डोनाल्ड ट्रंप हार मानना चाहता है, बल्कि ये युद्ध में बीच बीच में सीज फायर डिक्लेयर करके बीच बीच में रुक जाते हैं और फिर वार चालू करते हैं। तो ये बेसिकली इनका जो ईगो है, जो प्रतिष्ठा है, ये दांव पे लगने वाली बात हो गई। इसीलिए ये युद्ध जो है ये पीछे कौन लेगा, कौन हार मानेगा, इस पे ही ये रुका हुआ है। इसलिए ये सीज फायर होने के बाद भी ये युद्ध शमने की कोई भी गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। नंबर 5, अमेरिका को आर्थिक नुकसान। तो अमेरिका को भी है कि करीब करीब $29 बिलियन, मतलब 2.8 लाख करोड़ तक का उनको नुकसान हुआ है। सैन्य अभियान, नौसैनिक तैनाती और बहुत सारे एम्युनिशंस और हेलीकॉप्टर्स या प्लेन्स को नुकसान हुआ है। इसके बाद नंबर 6, ईरान को भी भारी नुकसान हुआ है। ईरान का करीब करीब $300 बिलियन तक का नुकसान हुआ है। तेल निर्यात उनकी रुक चुकी है। विदेशी निवेश और राष्ट्र सरकारी जो राजस्व है ये भी भारी संकट में है, क्योंकि कुछ भी उनको ना तो एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, ना तो उनके इसेंशियल कमोडिटीज वो इंपोर्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यही एक रूट है जो ईरान के लिए इंपोर्ट भी सपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट के लिए भी सपोर्ट करता है। तो दोस्तों, नंबर 7,
तेल की कीमतें इस सिचुएशन में बहुत सारी उछाल ले चुकी है। तेल की कीमतें $120 तक बढ़ चुकी है। और उसके बाद उसके जो सब क्रूड ऑयल के जो प्रोडक्ट्स है, जो सब प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स है, जैसे कि एलपीजी, पीएनजी, पेट्रोल, डीजल, ये सारे कीमतें में भी दुनिया भर में, ना तो ओनली ईरान, इराक या अदर देशों में, सभी इधर इसका प्रभाव पड़ा है और इसकी जो प्राइसेस है ये बढ़ती ही जा रही है। नंबर 8, वैश्विक व्यापार और सप्लाई चेन प्रभावित। इससे क्या हुआ है कि पेट्रोल, डीजल, फ्यूल एक एनर्जी है, एनर्जी सोर्स है, और इसकी वजह से जो है कि जो भी जहाज है उसके लिए लगने वाले फ्यूल, या एयरप्लेन से उनके लिए लगने वाले फ्यूल, या नेशनली जो भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स है उनको लगने वाली फ्यूल्स, ये सभी सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। और सप्लाई चेन प्रभावित होने के कारण एक्सपोर्ट भी कम हो रहा है, इंपोर्ट भी कम हो रहा है दोस्तों। नंबर 9, पूरी दुनिया पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ा है। हाँ दोस्तों, क्योंकि ये जो है ये एनर्जी स्रोत है, क्योंकि भारत जो 140 करोड़ मिलियन जो करोड़ का देश है, तो इसको लगने वाली जो फ्यूल एनर्जी है ये पर डे में बहुत सारा अमाउंट और बहुत सारे वैल्यू कैरी करती है। तो इतना इंपोर्ट हम हर रोज करते हैं, तो साल में बहुत सारे इंपोर्ट हम करते हैं। तो दोस्तों, ये सारे वजह से ना ना ओनली नॉट ओनली भारत, लेकिन बाकी सभी देशों में भी इसका प्रभाव पड़ते जा रहा है। और बाकी सभी देश, वेस्ट हो या ईस्ट हो या साउथ हो या फिर नॉर्थ हो, ये सभी कॉन्टिनेंट जो है इससे सफर हो रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। एशिया पैसिफिक और जो मिडल ईस्ट है, ये सारे कंट्रीज इसमें बहुत सारा इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी पैदा कर चुकी है दोस्तों। नंबर 3 जो है ये सबसे बड़ा प्रश्न निर्माण करती है कि क्या है इस न्यूज बिहाइंड द न्यूज, क्योंकि इसके जो युद्ध चल रहा है, इसमें युद्ध कौन जीता ये कौन डिक्लेयर करेगा, कौन हारा ये कौन डिक्लेयर करेगा। वास्तविक परिस्थिति में एक्चुअली ईरान और जो भी अमेरिका है, इसमें ये दोनों देश जो है ये थक चुके हैं, ये खुद ही हार चुके हैं, ये इनका खुद ही बहुत सारा नुकसान हो चुका है। इकोनॉमिकल भी नुकसान हुआ है और डिफेंस का भी बहुत सारा नुकसान हुआ है, और जो मानव जाति की भी बहुत सारी हानि हो चुकी है। तो दोस्तों, इनमें केवल एक ही मुद्दा पे अड़ चुके हैं ये लोग। ये मुद्दा है उनकी प्रतिष्ठा, नेशनल या इंटरनेशनल छवि। कौन डिक्लेयर करेगा कि हम हार चुके हैं, कौन डिक्लेयर करेगा कि हम जीत चुके हैं। यहीं पे ये लड़ाई रुक चुकी है दोस्तों। सीज फायर तो हो रहा है, लेकिन लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही। मार्को रूबियो का विजिट का जो न्यूज ट्रेड एनालिसिस करने के पहले हम ये भी देखना चाहेंगे कि यूएस ट्रम्प शासनकाल में भारत के खिलाफ अमेरिका ने क्या क्या कदम उठाए। तो नंबर 1, भारतीय वस्तुओं पर जबरदस्त टेरिफ का दबाव, मतलब 100% टेरिफ जो है ये बहुत सारे वस्तु को, कमोडिटी पे लगाया गया है अमेरिका से, जैसे कि स्टील, एल्यूमिनियम, इससे प्रभावित हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स है ये महंगे हो चुके हैं। निर्यात ऑर्डर घट चुके हैं और करीब करीब $2 बिलियन का भारत को नुकसान हो चुका है। इसके बाद जीएसपी सुविधा समाप्त करना, मतलब जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। ये सर्टिफिकेट जो है ये इसीलिए दिया जाता है कि इसमें जो प्रेफरेंशियल जो अग्रीमेंट है, तो उसके मुताबिक इंपोर्ट के लिए एग्जेम्पशन मिल सके। तो जीएसपी जो अगर हमारे पास है, तो यूएस में जाने के बाद गुड्स पे जो टेरिफ है वो जीएसपी के बायलैटरल एग्रीमेंट के मुताबिक कम होता है, लेकिन जीएसपी सुविधा भी अमेरिका ने समाप्त कर दी है। उसके बाद रूस से तेल खरीद करने पर भी उन्होंने दबाव डाला है कि जो भी आपको क्रूड ऑयल खरीदना है तो हमसे करो। हम आपको कि हमारा और आपका एग्रीमेंट पहले था खरीदने का और परचेस करने का, उसको आप वायलेट कर रहे, बिना हमारे परमिशन के आप रूस से तेल नहीं ले सकते। इसके बाद ईरान से भी तेल आयात पर हमारे ऊपर उन्होंने दबाव डाला है, और उस वो भी इस तरह से ही दबाव की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। इसके बाद आता है S-400 डील, जो भारत की रक्षा प्रणाली को निर्भरता के बेसिस पे उसको स्ट्रांग बनाता है।
ये S-400 डील को भी 5.4 बिलियन का ये डील है, इसको भी अमेरिका रोकना चाह रहा है। उसके बाद H-1 वीजा और इमिग्रेशन की सख्ती कर दी है। बहुत सारा H-1B वीजा पे अननेसेसरी फीस उन्होंने डाल दिए। 150 to 200 बिलियन डॉलर का आईटी एक्सपोजर इससे प्रभावित हो चुका है। उसके बाद भारत को जो है टेरिफ कहना, मतलब जैसा कि उन्होंने 100% टेरिफ इंपोर्ट पे लगाया, वो उनका कहना है कि भारत एक टेरिफ किंग है, और उनके भी प्रोडक्ट जो है, जो अमेरिका से जो इंपोर्ट करते हैं हमारे यहाँ, उस पे भी 100% या उससे ज्यादा टेरिफ है, इसलिए वो 100% का टेरिफ हमारे ऊपर डाल रहे, ऐसा उनका एक इसके बारे में कहना है। उसके बाद WTO में भारत के खिलाफ उन्होंने बहुत सारी शिकायतें की है, और इसके वजह से भारत की प्रतिष्ठा भी कुछ इसमें प्रभावित हुई है। उसके बाद डिजिटल और ई कॉमर्स नीतियों पर भी उन्होंने दबाव डाला है कि हमारे अमेजोन और बाकी जो ई कॉमर्स के जो प्लेटफॉर्म से, उनको ओवरसीज प्लेटफॉर्म से उनको भारत में एंट्री करने दो, ताकि वो अगर ऑपरेट करेंगे तो उनकी इकोनॉमी बढ़ेगी। दे वांट टू मेक देयर नेशन ग्रेट, मतलब यूएस को जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प ग्रेट नेशन बनाना चाहते हैं। लेकिन इस तरह की मनीषा किसी भी देश के प्रेसिडेंट की तो हो ही सकती है, लेकिन दूसरा देश हार जाए और हम सिर्फ जीत जाए, अगर इस तरह की किसी भी पंत प्रधान की या प्रेसिडेंट की अगर इच्छा है, तो वो कभी भी इंटरनेशनल मार्केट में उसकी छवि ग्लानि हो जाती है, उसकी मलिन हो जाती है। और इसलिए इस तरह का उनका अननेसेसरी भारत के ऊपर बहुत सारी चीजों के लिए दबाव लाना, ये हमारे लिए एक असहनीय बात हो चुकी है। उसके बाद उनका पाकिस्तान के रिलेट करते हैं, तो अलग अलग तरह की वो बातें करते हैं। कभी कभी पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री कहते हैं, लेकिन उसके ही कंधे पे वो हाथ रख के अपना डिफेंस डील उसके साथ करते हैं, डिफेंस का सप्लाई उसके साथ करते हैं, जो भारत के अगेंस्ट यूज होने वाला है। इस तरह से अमेरिका ने ये सारी बातें, 10 बातें जो है, ये भारत के खिलाफ की है पिछले ट्रम्प के शासनकाल में। इससे 25 बिलियन तक भारत का करीब करीब नुकसान हुआ है। और इस तरह ही जो अमेरिका है, ये सब क्यों कर रहा है, वो खुद डोनाल्ड ट्रम्प को पता नहीं। कभी कभी तो वो बोलते हैं कि भारत हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मोदी हमारे मित्र है, लेकिन तो भी भारत झुका नहीं, भारत रुका नहीं। फाइनली मार्को रूबियो का जो 4 दिन का इंडिया विजिट था, उसका स्ट्रेटेजिक विजिबल एजेंडा हमने यहाँ पे चॉकआउट किया है, देखते हैं वन बाय वन। इंडिया यूएस ट्रेड डील, बहुत दिन से इंडिया यूएस ट्रेड डील ये पेंडिंग है, और करीब करीब 6-7 मंथ्स हो गए इसको, लेकिन इसमें मोदी जी साइन करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये जो है करंटली ये जो ट्रेड है, जो सेगमेंट में वो ट्रेड डील करना चाहते हैं, वो 129 बिलियन का है, और वो 500 बिलियन तक यूएस बढ़ाना चाहता है। लेकिन इसमें एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और अदर इंडस्ट्रीज भी आती है, जिससे हमारे ये इंडस्ट्री को हानि पहुंच सकती है, इसलिए मोदी जी उस पर साइन करने के लिए तैयार नहीं, और वो एजेंडा लेके फिर एक बार मार्को रूबियो उस पर बात करना चाहते हैं। चाइना फैक्टर क्वाड मीटिंग है, तो क्वाड मीटिंग में चाइना का जो डोमिनेंस है इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसमें, उसमें जो है कि एशिया पैसिफिक रीजन में चाइना का डोमिनेंस कम करने के लिए इंडिया को बैलेंसिंग पावर करना चाहता है यूएस, और इसीलिए ये भी एजेंडा आगे बढ़ाना चाहता है। उसके बाद है एनर्जी एंड ऑयल। एनर्जी एंड ऑयल जो है कि ये अभी वॉर सिचुएशन में यूएस जो है ये ऑयल एंड एलएनजी के लिए इंडिया को पुश करना चाहता है। इंडिया का 150 to 170 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट होता है, और उस संदर्भ में ये भी एक एजेंडा है कि उसको पुश किया जाए, और इंडिया को एलएनजी और ऑयल जो है क्रूड ऑयल परचेस करने के लिए बाधित किया जाए। लेकिन इंडिया जो है इनकी स्ट्रेटेजी फिक्स है। हमारा देश चाहता है कि जहां से भी हमें चीप सोर्सेस ऑफ ऑयल या एनर्जी मिले, वहां से हम परचेस करेंगे। हमारे ऊपर किसी का भी प्रेशर नहीं होना चाहिए, और ना किसी की बंदिश है, इसलिए हम स्वयं पूर्ण है हमारा डिसीजन लेने के लिए। तो ये एक एजेंडा हो सकता है। उसके बाद सेमीकंडक्टर और एआई चिप्स में बहुत सारे अभी
चेंजेस हो रहे, और ताइवान और चाइना से लेके बहुत सारी कंट्रीज हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करनी जा रही है। यूएस भी चाहता है कि अगर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाली है तो व्हाई नॉट टू इन्वेस्ट इन इंडिया। और ये भी एजेंडा जो है ये लेके अपने मार्को रूबियो जो है इस पे आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद आता है कि डिफेंस कॉपरेशन का। तो डिफेंस में भी ड्रोन्स और मिलिट्री जैसे जो भी इक्विपमेंट है, जो भी आर्टिलरी है, एमुनेशन से, इसके बारे में भी डिफेंस का जो चर्चा है ये भी पाइपलाइन में है। करीब करीब $130 बिलियन का इसमें डिस्कशन का मुद्दा है। और इंडिया चाहता है कि बहुत सारी कंट्रीज हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे, और ताकि हम हमारे भी यहाँ से हमारे खुद के जो गवर्नमेंट की मशीनरी है या गवर्नमेंट की कंपनीज है, उसके अलावा प्राइवेट कंपनीज भी में डिफेंस का प्रोडक्शन करे। तो यूएस को भारत न्योता दे रहा है कि हमारे यहाँ इन्वेस्ट करे, और हम आपको इस तरह से डिफेंस इक्विपमेंट बना के देंगे। देखते हैं कि इसमें आगे क्या होता है। उसके बाद क्रिटिकल मिनरल्स एंड ईवीज का आता है, लिथियम रेयर अर्थ एंड ईवी बैटरीज। तो चाइना ये सब मार्केट अभी कंट्रोल कर रहा है, और अभी यूएस और अदर कंट्रीज चाहती है कि इंडिया एक इसका हब बने। और इसी न्यू मिनरल हब के लिए ईवी का मार्केट करीब करीब $150 to $200 बिलियन 2030 में होने वाला है, और उस एंगल में यूएस इन्वेस्ट करना चाहता है भारत। उसके बाद डिजिटल ट्रेड एंड डेटा। तो यूएस चाहता है कि इंडिया के जो भी डेटा सेंटर्स बने, एआई सेंटर्स बने, उसको यूएस को फ्री एक्सेस रहे। और इंडिया की जो, लेकिन इंडिया है बोलता है कि डिजिटल सॉवरेनिटी है, और हम इस तरह का आपको फ्री एक्सेस अलाउ नहीं करेंगे। $1 ट्रिलियन की इस तरह की डिजिटल इकोनॉमी बनने वाली है 2030 में, और उस एंगल से रूबियो मार्को डिस्कशन करना चाहता है यूएस के साइड से। इंडिया एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है ये स्ट्रिंजेंट है, और वो ई कॉमर्स ट्रेड को भी अलाउ नहीं करती है। इसीलिए यूएस चाहता है कि डेटा और ई कॉमर्स ट्रेड भी यहाँ पे उनके अलाउ हो जाए, जैसे कि अमेजोन वर्ल्ड जो भी है कि वो अलाउ करे। यहाँ पे अमेजोन को हमने अलाउ किया, उससे वर्ल्ड डोमेस्टिक ट्रेड के लिए अलाउ किया है। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए हमने अभी किसी को भी अलाउ नहीं किया है कॉमर्स ट्रेड को। तो इंडिया जो है चाहती है कि डिजिटल सॉवरेनिटी रहे। तो जैसा हमने बताया कि $1 ट्रिलियन की अगर इकोनॉमी बननी है, तो ये दोनों एंगल में हमारे से बात करना चाहता है, डिस्कशन करना चाहता है, और यही एजेंडा लेके, विजिबल एजेंडा लेके पुश करना चाहता है। और अमेरिका का एक मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो भी इंडिया और यूएस की जो पार्टनरशिप है, जो 6 महीना या उसके पहले से बिगड़ी हुई है, क्योंकि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने अब इंडिया के अगेंस्ट बहुत सारे टेरिफ लेवी किए, 100% तक टेरिफ लेवी किए, 125% तक टेरिफ लेवी किया, और उनका उसको उनको कुछ भी पश्चाताप नहीं होता है। उसके अलावा उन्होंने H1B वीसा पे भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए, फीस बढ़ाई, और इससे इंडिया और उनका जो है यूएस का रिलेशंस थोड़ा इरोड हो गया है, और इतना पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन मार्को रूबियो उसको अच्छा तरह से एस्टेब्लिश करना चाहता है। चाइना को वो सब्स्टिट्यूट देना चाहता है, इंडिया को पावर देना चाहता है, ताकि चाइना सुपर पावर नहीं बने। और इस धरती से इंडो पैसिफिक अलायंस और एक्सपोर्ट के लिए भी इंडिया को पुश करना चाहता है, ताकि इन क्वाड के समिट में इंडिया को ज्यादा पावर मिले। इस तरह उनका एक स्ट्रेटेजिक एजेंडा हो सकता है। तो फाइनल बिग कंक्लूजन इसमें यह है कि बियॉन्ड डिप्लोमेसी एंड ऑप्टिक्स जो है ये विजिबल एजेंडा है। फोकस ऑन चाइना एंड ट्रेड वॉर्स, ये एक एजेंडा हो सकता है। सेमीकंडक्टर एंड एनर्जी सिक्योरिटी, इस पे भी बात करने वाले हैं। और सप्लाई चेन शिफ्टिंग, तो ये जो है कि सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक में भी कुछ अपना रोल अदा करना चाहता है इंडिया में, और उस धरती पे भी वो बात करना चाहता है थ्रू मार्को रूबियो। तो दोस्तों, हमें जो दिख रहा है कि जो विजिबल एजेंडा के तक इमीडिएट लाभ जो दिख रहे हैं अमेरिका और यूएस को, ये इस तरह से है। क्योंकि व्यापार संबंध तनाव कम करना, लंबित वार्ता है बहाल, मतलब तनाव कम करना ये पहला उद्देश्य है। भारत के लिए वो अच्छा ही हो सकता है। चीन विरुद्ध अमेरिका समर्थन को पाना, ये भारत के लिए एक तात्कालिक लाभ हो सकता है। क्वाड समिट में भूमिका जो है वो भारत के लिए सुदृढ़ भूमिका है।
भारत की रणनीतिक अहमियत बढ़ी, क्योंकि मार्को रूबियो को एक दिन का प्लान था और 3 दिन और बढ़ा के भेजना चाह रहा है मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प। तो इसके लिए भारत की अहमियत बढ़ी है। टेक कॉपरेशन तेज हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग के अवसर बढ़ेंगे, एलएनजी तेल सहयोग पे चर्चा होगी, डिफेंस कोऑर्डिनेशन के लिए भी चर्चा होगी, बैलेंसिंग ग्लोबल पावर के लिए भी चर्चा होगी। और मेन थिंकिंग टैंक जो हमारा कि मिस्टर जयशंकर, अजित डोभाल जी और मोदी जी, इनसे ये सेफ स्ट्रेटेजिक एग्जिट जो है वॉर से किस तरह से निकलना है बाहर, ये गाइडेंस लेंगे। ये हिडन एजेंडा है, लेकिन यहाँ पे हमने डाल के रखा है। अमेरिका को भी बाजार प्रवेश की संभावनाएं बढ़ेगी भारत में। इंडो पैसिफिक सहयोग बढ़ेगा, क्वाड में वो प्रभावी कंट्रीब्यूटर रहेंगे। इस तरह से चीन के ट्रस्टेड विकल्प पे भी चर्चा होगी। चीन का डिपेंडेंस कम करने की चर्चा होगी। भारत का क्रूड ऑयल और एलएनजी एक्सपोर्ट का उनका जो ख्याल है, वो सोच विचार वो आगे बढ़ाएंगे। इस तरह के इमीडिएट बेनिफिट्स हमें दिख रहे हैं। उसके बाद जो है कि फ्यूचर के लिए क्या बेनिफिट हो सकते हैं, तो फ्यूचर के लिए जो है कि भारत को भविष्य के लाभ, भारत $500 बिलियन का अवसर मिल सकता है यूएस से, और विशाल अमेरिकी बाजार तक हमारी पहुंच हो सकती है। उस तरह से भारत में भी अमेरिका को इस तरह का स्कोप मिल सकता है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में हमारा हब बन सकता है और चाइना का डोमिनेंस कम हो सकता है। यूएस हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर सकता है, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के लिए भी चांसेस है बाजार। क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ होती है तो उसका असर जो है एम्प्लॉयमेंट पे भी पड़ता है, एम्प्लॉयमेंट पड़ता है। तो इस तरह से यूएस अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा तो हमारा दोनों तरफ की मतलब इकोनॉमी बढ़ेगी, और वो हमारा जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। इंडो पैसिफिक लीडरशिप के लिए यूएस हमें पुश कर रहा है, तो ये हमारे लिए अच्छा ही है। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हम डाइवर्सिफाई होना चाहते हैं, हम एक सोर्स पे डिपेंड नहीं होना चाहते, लेकिन यूएस जो है चाहता है कि हमसे ही एलएनजी और ऑयल करें। ये शायद जो यूएस के लिए ये कभी भी हो नहीं सकता है। डिफेंस टेक्नोलॉजी जो है कि यूएस हमारे से ले सकता है और हमारे यहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ग्लोबल डिप्लोमेसी में भारत को साथ साथ लेके चलने की बात हो रही है, क्योंकि भारत एक विश्व गुरु करके उभर के आया है, और इसी धरती से मोदी को उनके साथ आगे लेकर जाना चाहते हैं, ताकि उनके इमेज भी जो अभी बहुत सारी इमेज को धक्का पहुंचा है वॉर्स के इसमें इम्पीचमेंट भी उनके आने वाला था, और सेकंड इम्पीचमेंट। तो ये धरती पे उनको इमेज बिल्डिंग करना है विश्व में उनका, और नेशनल लेवल पे भी सप्लाई चेन इकोसिस्टम को भी अमेरिका अच्छी तरह से थोड़ा सपोर्ट करना चाहता है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मतलब यूएस रशिया गल्फ और बाकी भी कंट्रीज से बैलेंस रिलेशंस करने की बात हो रही है। ग्लोबल पावर स्टेटस, तो भारत जैसा देश जो है कि ये ग्लोबली अभी लीडर करके उभर रहा है। बहुत सारे सभी देशों को स्ट्रेटेजिक सॉल्यूशंस दे रहा है, तो उसका भी फायदा यूएस उठाना चाहता है लॉन्ग टर्म में। तो ये बात जो है इस तरह से ये फ्यूचर के लाभ हो गए, ये जो विजिट से निकलेंगे। तो दोस्तों, फाइनली जो है कि स्ट्रैटेजिक जो विजिबल एजेंडा जो हमें दिख रहा है इसमें, ये है कि इमरजेंसी जियो पॉलिटिकल स्टेबिलाईजेशन। क्योंकि इसमें क्या है कि ईरान क्राइसिस में वेस्ट एशिया में बहुत तनाव का रीजन हो गया है, और इसकी वजह से अमेरिका का जो इमेज हो और डोनाल्ड ट्रंप का ये इरोड हो गया है। और इस कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए उन्होंने इमीडिएट भारत जो देश है, ये सभी देशों के लिए एक आप क्या बोल सकते, मॉडल बोल सकते हैं, विश्वगुरु बोल सकते हैं, जो सभी के लिए हेल्पफुल होता है। कोविड के समय में हमने इतना फ्री एक्सपोर्ट करके सबको बहुत सारा सहायता किया था, ये भी उनको ध्यान में है। तो इसलिए भारत को साथ में लेके वो अपना इमेज बिल्डिंग करना चाहते हैं और वॉर से सेफ एग्जिट करना चाहते हैं। लेकिन ये स्टेबलाइज्ड इकोनॉमी करने के लिए उनको भारत के साथ ये मीटिंग करना पड़ा, ताकि दुनिया को भी दिखाया है कि हम भारत को रिस्पेक्ट करते हैं, मोदी जी हमारा मित्र है। सेकंड, स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट रीबिल्डिंग एक्सरसाइज। अभी जो जितने भी मतभेद 6-7 महीना से या उसके पहले भी जो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के अगेंस्ट किए, तो भारत के जो रिलेशन से ये थोड़े अच्छे नहीं रहे थे, इसलिए यूएस
हमारे रिलेशंस भी बिल्ड करना चाहता है। और जियो पॉलिटिकल जो है कि जो ऑर्डर है उसमें भारत को आगे लेके जाना चाहता है। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का अभी कंसेप्ट आया है और भारत इस समय में बहुत स्ट्रांग हो रहा है। ग्लोबल पावर के रूप में भारत प्रस्तावित होने जा रहा है और इसलिए अमेरिका उसको रिस्पेक्ट देना चाहता है। और ये स्ट्रेटेजिक विजिबल एजेंडा दिख रहा है इस पूरे विजिट के पीछे। तो दोस्तों ये हो गई कि विजिबल एजेंडा जो है जो दिख रहा है एक्चुअल में ये है, लेकिन इनविजिबल एजेंडा, न्यूज बिहाइंड द न्यूज क्या हो सकती है? तो ये है एक्चुअली न्यूज बिहाइंड द न्यूज कि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का वैश्विक शहर मतलब क्या है कि अभी कम से कम पूरे 2 साल में जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अपना कार्यभार संभाला है तो उसके बाद में उन्होंने सभी देशों पे टैरिफ बढ़ाना चालू किया, अपनी नीति में बदलाव लाना चालू किया। एंड अमेरिका वांट टू बिकम अ ग्रेट नेशन अगेन, ऐसा उनका कहना है। और इसीलिए बाकी देशों को वो कुछ भी नहीं समझ रहे। बाकी देशों को उनको लग रहा है कि वो उनपे उनकी अमेरिका की कंट्री की इकोनॉमी पे डिपेंड है और इसलिए बाकी कंट्रीज को तुच्छ समझने की उन्होंने गलती की और इसी वजह से बाकी देशों से उनके संबंध अच्छे नहीं रहे। इंटरनेशनली उनकी इमेज जो है कि एकदम चीतू हो गई और इसी वजह से जो है वो अपार्ट फ्रॉम इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे भी उनकी इमेज अभी अच्छी नहीं रही है। तो उनका एक बार इम्पीचमेंट हो गया, दूसरी बार इम्पीचमेंट की एक्चुअली आने आने का अभी शुरुआत हो गई है। तो जनता के इस दरबार में मतलब नॉट नेशनल इंटरनेशनल उनके प्रति बहुत सारा असंतोष है। और इस तरह से दुनिया में गिरती छवि और आंतरिक राजनीतिक संकट जो वार चल रहा है उसके अगेंस्ट उभरने के लिए उनकी एक कोशिश है। और इसलिए जो भारत का हमारा थिंकिंग टैंक है, मिस्टर मोदी जी, मिस्टर अजित डोवाल, मिस्टर जयशंकर, ये चाणक्य के जो सभी लोग हैं, चाणक्य नीति के, तो इनके साथ डिस्कशन करके उनको छवि भी सुधारना है। और उसके बाद ये जो अपना जो एक ये वॉर चल रहा है तो वॉर में से भी किस तरह से निकलना है वो भी उनसे डिस्कस करना चाहते हैं। तो 2 नंबर का जो है ये एजेंडा है इनविजिबल एजेंडा कि जो वॉर चल रहा है उसमें से सेफ एग्जिट कैसा निकले। क्योंकि वॉर में आपको जैसे ही बता दिया है कि वॉर में कौन हारा कौन जीता ये डिक्लेयर करने के लिए दोनों भी देश तैयार नहीं है। क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा उस पे दांव पे लगी हुई है। ना तो यूएस डिक्लेयर करना चाहता, ना तो ईरान डिक्लेयर करना चाहता। दोनों के बहुत सारे इकोनॉमिकल बहुत सारा लॉस हुआ है, लेकिन दोनों भी देश जो है ये अपना अपना ईगो संभाले हुए है और सिर्फ बीच बीच में एक सीज फायर का विंडो देके वो चुप बैठते हैं और फिर एक बार चालू हो जाते हैं वॉर के लिए। तो और एक दूसरे को धमकी देना चालू कर देते हैं। तो दोस्तों ये जो है कि ये एक्चुअली दोनों का स्टेबिलिटी ढल गया है। डोनाल्ड ट्रम्प तो स्टेबल पर्सन नहीं रह गए हैं। वो कभी बोलते हैं कि भारत भी है कि हमारा अच्छा दोस्त है, मोदी जी दोस्त है। कभी बोलते हैं कि भारत को कुछ हमें ये देने की इम्पोर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, भारत या हमारे इस पे पलता है। इस तरह के बहुत सारे स्टेटमेंट देके उन्होंने बहुत सारा टर्बुलेंट एटमोसफियर कर दिया। लेकिन अभी जो वॉर के सिचुएशन में उन्होंने ये भी करके देखा कि पाकिस्तान को इंटरमीडिएटरी रिजोल्यूशंस के लिए इन्वाइट करके देखा, लेकिन उससे कुछ फायदा हुआ नहीं। तो अभी जो भारत के ऊपर सभी सभी जो देश है 198 कंट्री उनका जो भारत के ऊपर रिस्पेक्ट है, भरोसा है, उसी का फायदा लेने के लिए पीएम मोदी जी, अजित डोभाल, जयशंकर जैसे इस तरह के चाणक्य नीति और कूटनीतिक अनुभव के जो पर्सन से उनसे अपना एडवाइस लेने के लिए, सजेशंस लेने के लिए वो आ रहे हैं। उनको डोनाल्ड ट्रम्प भेज रहे हैं मार्को रूबियो को, ताकि इसमें से सेफ एग्जिट का वो अपने को सजेशन दे। और किस तरह से हम दुनिया में सुपर पावर है, सुपर पावर थे और सुपर पावर रहेंगे, ये दुनिया को पता चले। ताकि हम हारे हुए हैं ये दुनिया को पता नहीं चले और फिर भी हमारा काम हो जाए। फिर भी हम इस जो वॉर है उसमें से सेफ एग्जिट करके निकले। क्योंकि ईरान नहीं मान रहा है ना तो ईमान अमेरिका मान रहा है, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज में लड़ाई तो चल रही है और दोनों देश परेशान हो चुके, दोनों देश हार चुके हैं। लेकिन
बाहर कैसे निकलना, सम्मानजनक समझौते और चेहरा बचाते हुए बाहर निकलने की रणनीति किस तरह से करना, ये जो है इसके लिए उन्होंने ये भारत का जो टूर है ये अपनाया हुआ है। नंबर 3 जो है कि जो स्टेट ऑफ हुर्मुज है उसमें एक्चुअली ईरान ने जो टोल वसूलने का जो प्रयास किया है उसका तो अमेरिका को विरोध है, बाकी भी देशों के लिए ये विरोधी है, क्योंकि ये जो स्टेट ऑफ हुर्मुज है ये आता है एक्चुअली इंटरनेशनल वाटर्स में। इस पे किसी का भी कब्जा नहीं है, और इसीलिए किसी का भी कब्जा नहीं होने के कारण ये टोल लगाने का जो बात कर रहा है वो कभी भी दुनिया अलाउ नहीं करेगी, डब्ल्यूटीओ अलाउ नहीं करेगी। और इसलिए ये थर्ड एजेंडा है कि जो ईरान का जो अस्तित्व है, मतलब ईरान का जो मनीषा है कि टोल लगाने का, उसको भी रोका जाए। तो भारत की भी इसमें बहुत सारी अहम भूमिका है, इसलिए भारत के साथ ये 3 मुद्दे जो है ये इनविजिबल एजेंडा दिख रहे हैं हमें। तो हम ये बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं कि न्यूज बिहाइंड द न्यूज ये है। 3 जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने बताए, ये न्यूज बिहाइंड द न्यूज है, और इसीलिए मार्को रूबियो भारत में सेवन कॉर समिट के लिए आने वाले थे, लेकिन और उन्होंने 3 दिन बढ़ाए हुए हैं केवल ये डिस्कशन के लिए। केवल उनके जो मार्गदर्शक है, सूत्रधार है, रणनीति है कि मोदी जी, अजित डोभाल और जयशंकर, इनके द्वारा सिर्फ एग्जिट की बात की जाए। अभी हम आपको कुछ मार्को रूबियो के क्लिप सुनाना चाहेंगे। And I say this, you maybe have heard me say this before, but let me say it just one more time, and then the story gets old. When I became Secretary of State, I was sworn in like at noon or 11 a.m. that morning after the inauguration. I immediately went over to the State Department, and the first meeting I ever had was with a group of the 4 countries known as the Quad, and one of the people that I met on that very first day, and I've interacted with so many times, is Foreign Minister Zay Shankar, and he's been phenomenal. He's a truly wise gentleman and does incredible work on behalf of your country, and someone that I have tremendous esteem and respect for. In fact, I told Sergio when he came here, I said, get to know the foreign minister, because he truly knows what he's talking about in terms of. The final point, and this I mean is no disrespect to any other country in the world, but you can have a strategic alliance with countries. But there are only a handful of countries in the world that have the ability to actually do something about these big issues on a global scale. There are only a handful of countries in the world that have both the economic and diplomatic power to be influential on strategic issues from a global perspective, and India is one of them, which is what adds the finishing touches on the importance of this strategic alliance. Is we have a strategic alliance between the United States and India. It's a strategic alliance between 2 countries that have global influence and the ability to influence global events. And that distinguishes it from other relationships. And so that's why this is an important visit to be here today. It's why यही पे समाप्त होता है हमारा मार्को रूबियो का इंडिया विजिट का विजिबल एज वेल एज इनविजिबल ट्रेड एजेंडा और एनालिसिस। दोस्तों, आशा है कि हमने इस ट्रेड न्यूज का सही तरह से हिडन एजेंडा भी आपको बताने की कोशिश की और विजिबल एजेंडा भी आपको बताने की कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकॉन को भी प्रेस करना मत भूलना। और अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आगे शेयर करना भी मत भूलना। दोस्तों, इसके आगे आपको इसी तरह के ट्रेड न्यूज के एनालिसिस मिलते रहेंगे। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना अनिवार्य होगा। थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट